हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम 23 में जो एटीसी का एग्ज़ाम हुआ था शिफ्ट 1 का पेपर डिस्कस करेंगे। एंड दो शिफ्ट में पेपर हुआ था, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2। तो हम केवल फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स यानी टेक्निकल पार्ट ही डिस्कस करेंगे। एंड मैं पूरी क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व नहीं करूँगी, आपको हिंट दे दूँगी एंड फॉर्मूला बता दूँगी, अदरवाइज क्या वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। अब सोल्व करने से पहले दो बातें मैं आपको याद दिला देती हूँ। फर्स्ट इज कि आपके पास कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी पेपर में, तो आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सेकंड, आप देख रहे हो क्वेश्चन सफल होकर आ रहे हैं। पहले फिजिक्स का क्वेश्चन है, देन मैथमेटिक्स का, देन फिर मैथमेटिक्स का या फिजिक्स का क्वेश्चन है। पहले क्या होता था, जो 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के होते थे एक साथ आते थे एंड 30 क्वेश्चन फिजिक्स के एक साथ आते थे। अभी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए। ऐसा ना करें कि आप पहले फिजिक्स के क्वेश्चन देख रहे हैं सर्च कर करके, देन मैथमेटिक्स के, इसमें टाइम वेस्ट होगा, राइट। सो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं कि व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ए ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन एटम इनटू एन हाइड्रोजन आयन। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एकदम थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम की एनर्जी क्या होती है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो हमें कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हाइड्रोजन एटम में ही तो आयन में चेंज करने के लिए, राइट। तो एकदम थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन, आपको इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन थोड़ा लंबा सा गिवन है, लेकिन ये देखो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर जब e⁻x का इंटीग्रेशन हो तो आप जो e⁻x यानी कि x की जगह कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, तो जो लिखा हुआ है उसका आप डिफ्रेंसिएशन देखो। यदि मल्टीप्लाई में है तो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन हो जाती है। यहाँ पर आप tan इनवर्स x को यदि कुछ t कंसिडर कर लेते हैं, देन इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/1 + x² dx = dt। तो इसको पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? e⁻t एंड 1/1 + x² dx = dt, राइट। इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो e⁻t प्लस c कांस्टेंट आएगा। इसका ध्यान रखना आपको। एक ऑप्शन ऐसा भी होगा जिसमें कांस्टेंट नहीं होगा। सो ये हो जाएगा e⁻t की वैल्यू वापस से पुट कर दें। यहाँ पे माइनस नहीं होगा। देखो मैं ये बताने जा रही थी इसलिए मैंने माइनस ही पुट कर दिया। मैं ये बताने जा रही थी कि ये भी ध्यान रखना है कि एक ऑप्शन में आपको माइनस भी गिवन है यहाँ पर पहले, तो ये गलती नहीं करनी है। e⁻tan इनवर्स x प्लस c। तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर ले तो ऑप्शन में बहुत शांत मन से सिलेक्ट करना है, क्योंकि बहुत सिमिलर टाइप के ऑप्शंस आपको गिवन होते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन पे हम चले। सो इफ this operation is a binary operation defined by this, then the identity element with respect to this binary operation is। so identity element क्या होता है? यदि उस एलिमेंट को किसी के साथ और ऑपरेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? वही एलिमेंट मिलता है। सपोज ए इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। यदि हम ए एंड बी को मल्टीप्लाई करें तो हमें बी ही मिलता है, दैट मीन्स ए इज द आइडेंटिटी ऑपरेशन। सो सपोज यहाँ पे ए आइडेंटिटी एलिमेंट है, सो दिस ऑपरेशन विल बी बी, राइट, एंड दिस इज गिवन AB/2। सो यहाँ से आप कैलकुलेट करो तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। सो वैल्यू ऑफ द आइडेंटिटी एलिमेंट इज 2, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप क्या करें, u की वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास ये क्या बन जाएगा? y = e⁻2x प्लस log e⁻x। जहाँ पे log का कोई भी बेस नहीं गिवन है, आप ही कंसिडर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? e⁻2x प्लस x यहाँ आ जाएगा एंड log e, दिस विल बी द इक्वल्स टू 1। सो e⁻2x प्लस x, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? dy/dx। e⁻2x का डिफ्रेंसिएशन e⁻2x, चेन रूल से 2x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2 + 1, तो 1 + 2 × e⁻2x। ये ऑप्शन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में आए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या गिवन है? एनर्जी फ्लक्स गिवन है। सो फ्लक्स की वैल्यू क्या गिवन है आपके पास? दिस इक्वल्स टू 500 kW/m² एंड दिस फ्लक्स फोल्ड्स for 5 minutes, that means 5 × 60, that's mean 300 seconds. Normal incidence है, that means angle is the
90 डिग्री टू द सरफेस, नॉन रिफ्लेक्टिंग सर्कुलर सरफेस है, दैट मीन्स जो टोटल एनर्जी है वो सारी एब्जॉर्व कर ली जा रही है सरफेस के द्वारा, एंड द रेडियस इज गिवन 10 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल्स टू 0.1 मीटर। राइट, तो आपको बस मोमेंटम कैलकुलेट करना है। उसके लिए सबसे पहले आपको जो एनर्जी टोटल फॉलिंग ऑन द सरफेस फॉर 5 मिनट, दैट इज एनर्जी इक्वल्स टू हो जाएगा फ्लक्स, 5 मिनट्स के लिए हो रही है, तो टाइम एंड एरिया। राइट, आप इसको मल्टीप्लाई के लिए फ्लक्स हो जाएगा 500 इंटू 10⁻3, क्योंकि ये किलोवाट में गिवन था। देन टाइम की वैल्यू है 300, एरिया हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर, दैट मीन्स 0.1 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे पाई से कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि आप ऑप्शन देखते जाएं तो पाई की वैल्यू ऐसे कैसे लिखी है, पाई लिखा हुआ है, तो इसको कैलकुलेट ना करें। राइट, ऑप्शन भी देखते रहें। एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद में जो मोमेंटम आ जाएगा आपके पास, वो क्या होगा, मोमेंटम इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन स्पीड ऑफ द लाइट। स्पीड ऑफ द लाइट क्या है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास मोमेंटम की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको आप सोल्व करेंगे, क्या होगा, 3 sin स्क्वायर एक्स माइनस 7 sin x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सो इसको फर्दर आप सोल्व कर लीजिए, 3 sin स्क्वायर एक्स स्क्वायर है माइनस 6 sin x माइनस sin x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसको इस तरीके से ब्रेक करके लिख सकते हैं। देन 3 sin x आप कॉमन ले लीजिए, देन दिस विल बी sin x माइनस 2, यहाँ से -1 कॉमन ले ले तो sin x माइनस 2, sin x माइनस 2 कॉमन लीजिए, sin x माइनस 2, दिस इज 3 sin x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसको यदि आप 0 पुट करेंगे तो sin x की वैल्यू 2 आएगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज sin x की जो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू है -1 से 1 करेक्शन -1 से 1 के बीच ही होती है, सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। सो यहाँ से sin x की वैल्यू आ जाएगी 1/3, एंड sin x इक्वल्स टू sin थीटा। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, x इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू थीटा। सो यहाँ से आप थीटा कैलकुलेट करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं ना, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/3। सो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। देन एरिया अंडर द कर्व y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो इसका ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप इसका ग्राफ क्या है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ इस तरीके से होता है। देन x इक्वल्स टू 2 इस तरीके से ड्रॉ होगा, x इक्वल्स टू 3 सपोज यहाँ पर है। तो आपको जो ग्राफ एरिया फाइंड करना है वो ये है। सो एरिया क्या हो जाएगा, y dx, कहाँ से कहाँ, x इक्वल्स टू 2 से 3, y की वैल्यू एक्स स्क्वायर dx 2 से 3, फर्दर ये हो जाएगा x³/3 पुट कर देंगे। एक बार 3 की वैल्यू पुट करेंगे, देन 2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 19/3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, in a certain college 25% of the boys and 10% of the girls are studying mathematics. The girls constitute 60% of the student body, then the probability that mathematics being studied. First of all, इसमें everything is given in percentage, so we will assume that total number of students are 100. राइट, सो टोटल गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, गर्ल्स को हम जिससे रिप्रेजेंट करें तो ये हो जाएगी 60%, तो दैट मीन 60। बॉयज़ कितने हो जाएंगे, बॉयज़ हो जाएंगे 40। नाउ बॉयज़ जो मैथमेटिक्स स्टडी कर रहे हैं, वो बॉयज़ कितने हो जाएंगे, बॉयज़ 25% ऑफ द बॉयज़, दैट मीन्स 25% ऑफ द 40, एंड दिस इक्वल्स टू 10। एंड गर्ल्स कितनी हो जाएंगी जो मैथमेटिक्स स्टडी कर रही हैं, दैट इज 10% ऑफ द गर्ल्स, दैट मीन्स 10% ऑफ द 60, दैट मीन्स 6।
टोटल कितने स्टूडेंट है जो कि मैथमेटिक्स स्टडी कर रहे हैं? 16, राइट। तो जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 16/100, राइट। सो दिस विल बी फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 4/25। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, Rydberg formula for the spectrum of the hydrogen atom, that means Z equals to 1 होगा. wave number is directly or indirectly proportional to the which power of the electron charge, right? First wave number क्या होता है? if lambda is the wavelength, then 1 by lambda is called wave number. Wave number will be called 1 by lambda. Now Rydberg formula आपको पता होना चाहिए. Rydberg formula क्या होता है? 1 by lambda equals to minus r 1 upon final state minus initial state का स्क्वायर 1 upon ना, राइट. ये Rydberg formula होता है. तो ये Rydberg formula आपको याद होता है जिससे बामर फुंड ये सीरीज आप कैलकुलेट करते हैं इनकी वेवलेंथ्स. लेकिन यहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन चार्ज की पावर के बारे में नहीं पता चलता है, तो हम आर की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए कि आर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है. या फिर इसको फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले तो हम लिख सकते हैं एच सी बाई लैम्बडा. ऐसे से मल्टीप्लाई कर दें तो जगह माइनस आर इंटू एच सी एंड दिस वैल्यू एज इट इज, राइट. तो ये हो जाएगी ई, ये हो जाएगी एनर्जी के इक्वल, राइट. तो आपके पास एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको याद होना चाहिए, राइट. एनर्जी का फॉर्मूला मुझे भी याद नहीं है, मैं भी एक बार देख लेती हूँ एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है. मुझे तो एग्जाम देना नहीं है, तो आप लोगों को एग्जाम देना है, तो आप लोग ये फॉर्मूलेज याद रखेंगे. तो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है दैट इक्वल्स टू माइनस m इंटू ए की पावर 4 एंड 8n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर. डेल्टा ई कैलकुलेट करेंगे तो एवरीथिंग इज कॉन्स्टेंट एक्सेप्ट द एन. सो ये आ जाएगा आपके पास माइनस एम ई की पावर 4 8n एन नहीं 8h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर 1 अपॉन एन फाइनल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन इनिशियल स्क्वायर. तो यहाँ से आप 1 बाई लैम्बडा अभी कैलकुलेट करके देखेंगे क्योंकि ये एस सी बाई लैम्बडा ये लिखा हुआ है एस सी बाई लैम्बडा. सो 1 बाई लैम्बडा इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल. हमें केवल इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मतलब है दैट इज 4th पावर ऑफ द इलेक्ट्रॉन चार्ज के पैरेलली करेक्ट पैरेलली नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. क्योंकि यहाँ पे जो आप इसको लिखोगे वो लिखोगे एस सी बाई लैम्बडा. 1 बाई लैम्बडा इज द वेव नंबर. वेवलेंथ की प्रोपोर्शनल नहीं पूछा हमें, वेव नंबर की प्रोपोर्शनल पूछा है, राइट. तो वेव नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये. तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए इसके लिए एनर्जी का. एल्स फिर आप दो फॉर्मूले हैं जिनसे आप एवरीथिंग कैलकुलेट करते हो क्या होते हैं. एक तो होता है इलेक्ट्रिक जो कुलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग चार्ज लिखते हो के इंटू जेड ई इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर दैट इक्वल्स टू एम इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर. ये आप क्योंकि सर्कुलर मोशन होता है तो ये दोनों फोर्स इक्वल होते हैं. एक तो इससे आप कैलकुलेट करते हो, एक होता है जो एंगुलर मोमेंटम होता है एम इंटू वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 इनसे आप आर एंड वी कैलकुलेट करते हो, देन काइनेटिक एनर्जी, देन फिर पोटेंशियल एनर्जी लिखते हो, देन टोटल एनर्जी कैलकुलेट करते हो. तो यदि फॉर्मूला याद नहीं होगा आपको तो बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी. नाउ ये आपको लिमिट कैलकुलेट करनी है. तो कैलकुलेट करने से पहले कोस 2 थीटा की वैल्यू देख लेते हैं क्या होती है. कोस 2 थीटा की वैल्यू होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. इसी का हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर. सो ये क्या है लिमिट थीटा टेंस टू 0 1 माइनस इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एंगल हाफ हो जाएगा दैट मीन्स एम थीटा बाई 2. सिमिलरली ये नीचे हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एंड थीटा बाई 2. सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा साइन एम थीटा बाई 2 अपॉन साइन एन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर. नाउ आपको ये प्रॉपर्टी पता होगी कि लिमिट यदि थीटा टेंस टू 0 हो साइन ऑफ थीटा बाई थीटा गिवन हो तो इसकी वैल्यू होती है 1. तो यही यहाँ पर हम अप्लाई करने वाले हैं. तो कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा
साइन एम थीटा बाई 2 से आप डिवाइड करोगे, एम थीटा बाई 2 से डिवाइड करोगे, एम थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई करोगे, राइट, एंड इसका स्क्वायर लिखा हुआ है। सिमिलर कैलकुलेशन आप नीचे करेंगे, साइन एन थीटा बाई 2 अपॉन एन थीटा बाई 2 इंटू एन थीटा बाई 2, एंड ये इसका स्क्वायर लगाएंगे। तो ये जो वैल्यू होगी ये तो 1 हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा एम स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाई 4। सिमिलरली नीचे क्या आएगा, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, एन स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाई 4। तो थीटा स्क्वायर एंड 4 कैंसिल हो जाएंगे, एंड आपके पास जो वैल्यू बचेगी एम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो ये लिमिट से क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एकदम थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है कि रैपिड इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेशन या डी एक्सीलरेशन इन कंडक्टिंग वायर क्या जनरेट कर सकता है, किस फ्रीक्वेंसी की वेव जनरेट कर सकता है। तो लॉन्ग रेडियो वेव्स जो कि हर्ट्ज से मेगा हर्ट्ज के बीच के हो सकते हैं। तो ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट आपको डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी, इसकी प्रॉपर्टी होती है डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ बी, राइट। एंड ये डिटरमिनेंट आप देखोगे तो क्या होगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आपको सिंपली दिख रहा होगा, राइट, यहाँ से आप 2 कॉमन लोगे, यहाँ से आप 3 कॉमन लोगे, सारे एलिमेंट सेम है, दैट मीन्स वैल्यू इसकी 0 हो जाएगी। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए ही आप कैलकुलेट कर ले। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, 1 इंटू इस रो एंड इस कॉलम एंड इस रो को छोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा 7 इंटू 4 28 माइनस 6 इंटू 5 30, देन -2, देन आप सेकेंड कॉलम एंड फर्स्ट रो को लीव करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 7, ये 3 इंटू 7 माइनस 5 इंटू 5 25 प्लस 3, थर्ड कॉलम एंड फर्स्ट रो को आप लीव करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 6 इंटू 3 18 माइनस 5 इंटू 4 20। फर्दर कैलकुलेट कीजिए तो ये आ जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा प्लस का 8 एंड ये हो जाएगा -6, वैल्यू इज 0। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि आपने इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं तो भी आप इसे कर पाएंगे, ऐसे बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो यदि आपको ये नहीं हिंट कर रहा है तो आप इस क्वेश्चन को लीव कर दीजिए और लास्ट में फिर आपके पास टाइम बचता है तो भी कैलकुलेट करें। सो ए बी एंड सी आर द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, दैट मीन्स सम ऑफ ए बी एंड सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ यू नो कि tan ऑफ a प्लस बी कितना होता है। tan ऑफ a प्लस बी आपने देखा, tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b 1 माइनस tan a tan b, यही होता है, राइट। सिमिलरली द tan ऑफ a प्लस b प्लस c देखें तो ये क्या होता है, ये होता है tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b प्लस tan ऑफ c माइनस tan a tan b tan c, नीचे होता है 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a। नाउ दिस इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो tan 180 डिग्री इज 0, तो ये 0 होगा, दैट मीन्स जो न्यूमरेटर में है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो आपके पास जो ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये आप तभी कर पाओगे जब आपने पहले इस टाइप का कोई क्वेश्चन सॉल्व किया है। एस सब में वैल्यू पुट करके सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। फर्दर ये आपके पास सपोज ये लिखा हुआ है, आप इसको x कैलकुलेट कर ले, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपके पास ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा।
एंड वैल्यूज में आप देखेंगे 4, 5 एंड 3, ये कॉम्बिनेशन होता है पाइथागोरस में 3, 4, 5 एंड जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6, 8 एंड 10 ये भी कॉम्बिनेशन बनता है। एक होता है 5, 12 एंड 13, ये आपको याद रखेंगे तो कैलकुलेशन भी ईजी हो जाएगी। नेक्स्ट है कि 2n/6 फेसेड डाइस हैं जिनको आप थ्रो करते हैं, देन प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑन बोथ द फेसेस टर्न्ड ऑफ इज ए प्राइम नंबर विच इज ग्रेटर देन 5। सो देखो मैक्सिमम सम कितना हो सकता है, मैक्सिमम 6 + 6 यानी कि 12 सम हो सकता है मैक्सिमम, यानी कि अब जो प्राइम नंबर ग्रेटर देन 5 जो सम आएगा वो हो सकता है 7 एंड 11 ओनली, राइट। सो ऐसे क्या कॉम्बिनेशन है कि सम 7 एंड 11 आए। सो यदि एक डाइस पे 1 आता है तो सेकंड पे 6 आए, सिमिलरली इसका अपोजिट हो जाएगा 6 × 1, या फिर 2 एंड 5 आए, 5 एंड 2 आए, देन 3 एंड 4 आए, 7 तो 7 ही बनेगा सम, 11 बनेगा नहीं इनसे, 4 एंड 3, देन 5 एंड 2, ये ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया है, यहाँ पे लिख लिया है, मतलब 5 एंड 11 के लिए 6, तो 6 एंड 5, देन 6 एंड 1, ये हमने ऑलरेडी यहाँ पर लिख लिया है। सो यहाँ पे टोटल 8 पेयर होंगे आपके पास, एंड टोटल पेयर कितने बनेंगे 36। सो इसको आप फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/9। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी से बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफ्रैक्शन के लॉज पर। सो व्हेन ए रे ऑफ लाइट passes थ्रू द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस देन इट विल बी द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्रैक्शन। सो ये 3 बेसिक लॉ हैं जो आपको पता होने चाहिए। यदि प्रिंसिपल फोकस से होके इंसिडेंट रे जा रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद में प्रिंसिपल फोकस से होके जा रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही इंसिडेंट हो रही है, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल फोकस से होके जाएगी। एंड यदि ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो वो जो आफ्टर रिफ्रैक्शन है वो जो रे होगी वो स्ट्रेट ही पास होगी। नेक्स्ट है कि विच स्टेटमेंट इज द करेक्ट फॉर गॉस लॉ। सो व्हाट इज द गॉस लॉ? गॉस लॉ इज द कि जो टोटल फ्लक्स होता है क्लोज सरफेस पे दैट इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन, ये होता है टोटल फ्लक्स। नाउ जो गॉस लॉ है वो किसी भी शेप एंड साइज की सरफेस हो उससे हम कैलकुलेट, उस पर हम अप्लाई कर सकते हैं गॉस लॉ। शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करेगा। सपोज एक सर्कुलर शेप है जिसके अंदर यदि चार्ज Q1 है एंड एक इस टाइप की सरफेस है, सपोज स्क्वायर सरफेस है, इसके अंदर भी Q1 चार्ज है, तो टोटल फ्लक्स जो दोनों सरफेस से इमर्ज होगा वो क्या होगा Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करेगा। So first statement is the correct statement. Second, we can't distinguish between positive and negative flux depending on the direction of the electric flux line, which is incorrect. क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे रेडियली आउटवर्ड फ्लक्स लाइन्स होंगी एंड जो नेगेटिव चार्ज होगा रेडियली इनवर्ड होंगी। तो हम डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन की डायरेक्शन से हम पॉजिटिव या नेगेटिव फ्लक्स ये हम बता सकते हैं, right? The net electric flux leaving a surface will always be zero if there is a charge bound inside of it. That is wrong. क्योंकि ये फ्लक्स केवल और केवल तभी जीरो होगा अगर Q enclosed जीरो हो। So statement 3 is also incorrect. So only statement 1 is the correct. Next आपको एक डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना है। सो आपको बेसिकली यहाँ पर 2x का डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए और यहाँ पे चेन रूल लगाना है। 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x इंटू log a एंड चेन रूल आप अप्लाई कर लोगे। एक बार x को कांस्टेंट रखोगे देन log x का डिफरेंशिएशन देन प्लस x का डिफरेंशिएशन एंड log x को कांस्टेंट रखेंगे तो ये आप डिफरेंशिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। इसके लिए आपको साइन 3 थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा।
यहाँ से साइन क्यूब थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो साइन क्यूब थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4 साइन ऑफ 3 थीटा, नो 3 साइन थीटा, ये हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस साइन ऑफ 3 थीटा। एंड इनका डिफरेंस, इनका इंटीग्रेशन ईजी होगा, इसका हो जाएगा माइनस कोस थीटा माइनस कोस ऑफ 3 थीटा अपॉन 3, इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। वैल्यूज पुट कर देंगे एंड सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो आपको साइन 3 थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पे आपको एफ ऑफ जी एक्स फाइंड करना है, तो क्या एफ एक्स क्या गिवन है, एफ एक्स इज गिवन एक्स स्क्वायर प्लस 2। सो एफ एक्स में आप जी एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो एफ ऑफ जी एक्स क्या हो जाएगा, सिंपली यहाँ पर 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो एफ ऑफ जी एक्स आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन ए बी सी डी आर द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स ए बी सी डी रेस्पेक्टिवली एंड such that no 3 of them are collinear, right? And one relation is given a plus c equals to b plus d. सपोज जो आप ए बी सी डी वैक्टर से जो डायग्राम बनता है, सपोज कुछ इस तरीके का क्वाड्रिलेटरल है, ए बी शेप थोड़ा परफेक्ट नहीं है, इस तरीके का है। यदि हम ये वेक्टर्स अज्यूम कर लें, तो यहाँ से आप मुझे बताइए ए बी वैक्टर क्या होगा, दैट विल बी बी माइनस ए, बी का पोजिशन वेक्टर गिवन है, ए का पोजिशन वेक्टर गिवन है, देन सी डी वैक्टर क्या होगा डी माइनस सी, राइट। यहाँ से यदि हम थोड़ा रीअरेंज करें तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी इक्वल्स टू डी माइनस सी। इसको हम लिख सकते हैं बी माइनस ए, बाहर यदि माइनस का साइन ले लें, डी माइनस सी इक्वल्स टू सी डी वैक्टर एंड दिस इज माइनस ऑफ ए बी वैक्टर। सो यहाँ पे क्या गिवन है कि ए बी एंड सी डी आर द एंटी पैरेलल वैक्टर्स एंड लेंथ इनकी इक्वल ही होगी। सो एंड और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है कि हम और कुछ भी फाइंड नहीं कर सकते, और कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो these two length are equal and sides are the parallel, एंड इससे हम एक फर्दर यदि कैलकुलेट करें तो इन दोनों को ए डी एंड बी सी को भी आप प्रूव कर सकते हो कि दे आर द एंटी पैरेलल। सो ये एक पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि एंगल के बारे में हम कुछ भी कह नहीं सकते, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उनसे ये, तो स्क्वायर या रेक्टेंगल ये या फिर रोम्बस है ये हम बता नहीं सकते, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम होगा, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज a 50 centimeter long wire carrying a current of 500 milliampere. So current given है 500 milliampere, that means current equals to 0.5 ampere. Bent to form a rectangular coil of breadth of 5 centimeter. So length कितनी given है वायर की 50 centimeter. Breadth इनकी rectangular coil, suppose this is the rectangular coil. So if this is B breadth and this is A, breadth is given. So twice of A plus B कितना होगा, length of the wire 50 centimeter. यहाँ से आप A plus B की वैल्यू क्या हो जाएगी 25, एंड यहाँ से आप A की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 20 सेंटीमीटर आ जाएगी। B की वैल्यू आपको 5 सेंटीमीटर गिवन ही है। एंड इस कोयल को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है जिसकी वैल्यू 1.5 टेस्ला, एंड दिस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज द perpendicular to the long side, that means it will be like this or in upward direction, B will be, right. So angle between the area vector and this B will be the 90 degree. Area vector will be the out of the screen or over the into the screen, so theta will be the 90 degree here, right. And torque की वैल्यू क्या होती है I into N into B into A for a coil into sin theta
सो सिंपली आप इसको कैलकुलेट करिए 0.5 नंबर ऑफ टर्न्स कुछ गिवन नहीं है, 1 ही लेंगे हम लोग, एक ही टर्न का कोयल बनाया इन्होंने। बी होगा 1.5 इंटू एरिया, एरिया विल बी द A into B. A is the 20 centimeter 0.2 and B equals to 0.05 meter. थीटा साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री इज द 1। कैलकुलेट कर लीजिए इसे, तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास ऑप्शन बी। सो इसमें बेसिकली आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो फॉर्मूले में वैल्यूज क्या रखनी है ये आपको पता होना चाहिए था। Now next question is given the surface charge density of a thin spherical cell placed in an air medium is this. So sigma given है 88.54 coulomb per meter square, right? The intensity of the electric field measured 12 millimeter outside the cell from the center of the cell is given this. So thin spherical cell की radius क्या होगी? Suppose the radius is capital R, right? Now you know the spherical cell with radius h r, इससे किसी डिस्टेंस p पर, सपोज डिस्टेंस इज द स्मॉल r, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है विच इज इक्वल टू k इंटू चार्ज ऑन द स्पेरिकल सेल अपॉन r स्क्वायर। r इज here the distance of the point p from the center, एंड यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो सेंटर से ही गिवन है। दिस वैल्यू इज गिवन आपको 5.625 इंटू 10⁻²। अब यहाँ पर एक बात नोटिस करेंगे, k की वैल्यू हम 9 इंटू 10⁻9 पुट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू गिवन हो तो आपको यदि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद हो तो सिमिलर टाइप की वैल्यू होती है। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻², राइट। एंड ये के क्यू अपन आर स्क्वायर नहीं होता, के क्यू अपन आर होता है, के क्यू अपन आर नहीं, के क्यू अपन आर स्क्वायर ही होता है, राइट। ये आर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट है, रेडियस नहीं है। सो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की वैल्यू पुट की, क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो चार डेंसिटी गिवन है आपको, सिग्मा क्या होता है क्यू अपॉन एरिया। सो ये हो जाएगा, क्यू हो जाएगा सिग्मा इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, कैपिटल आर पुट करना है यहाँ पर, ये ध्यान रखना है। सो दिस इक्वल्स टू सिग्मा 88.54 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर यानी तो कैलकुलेट ही करना है आपको, एंड अपॉन में स्मॉल आर इज 12 मिलीमीटर गिवन, तो जाएगा 12 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करना थोड़ा इजी होगा, इससे ये कैंसिल आउट होके यहाँ पे 10 आ जाएगा, ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड पाई से पाई भी कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से आप देखेंगे ये आ जाएगा 5.625 इंटू 4 इंटू, यहाँ से आप देखेंगे इसका स्क्वायर ही रहने देते हैं, ये आ रहा है आपके पास 0.012 का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, वैल्यू आ रही है, राइट। तो इसको फर्दर आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। मैंने इसको इसलिए रखा है स्क्वायर के फॉर्म में क्योंकि आप इसको इसी तरीके से बाहर ले सकते हैं। सो इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवन कि इन ए वैक्यूम 2 पॉइंट चार्जेस विद द मैग्नीट्यूड ऑफ +1.8 नैनोकूलम एंड -1.8 नैनोकूलम आर सेपरेटेड बाय 6 मिलीमीटर अलोंग द एक्स एक्सिस। सो ये एक्स एक्सिस है एंड एक चार्ज है रखा हुआ है 1.8 नैनोकूलम प्लस एंड अनदर चार्ज इज -1.8 नैनोकूलम, राइट। Charges, suppose this point is A, this point is B. Now at the halfway, suppose in middle of A and B there is a point P. Separation the electric field is, तो हमें point P पर electric field find करना है। Now AB is given 6 millimeter and P is the midpoint of A and B, so AP and PB are equal. Due to charge which is placed at point A, electric field direction will be the away from the A.
सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, राइट। नाउ द चार्ज विच इज प्लेस एट पॉइंट बी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो होगी इस डायरेक्शन में। नो, दिस चार्ज इज नेगेटिव चार्ज, तो इसकी डायरेक्शन भी, इलेक्ट्रिक फील्ड की चार्ज की डायरेक्शन भी इस डायरेक्शन में होगी। सो जो टोटल नेट इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो होगा दोनों का सम होगा। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी EA प्लस EB। नाउ EA एंड EB की वैल्यू सेम होगी क्योंकि दोनों की डिस्टेंस सेम है, दोनों पे जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, एंड EA एंड EB की जो वैल्यू होगी हो जाएगी K इंटू वैल्यू ऑफ चार्ज 1.8 इंटू 10⁻⁹ बिकॉज नैनो कूलम गिवन है, अपॉन R स्क्वायर यानी कि AP का स्क्वायर या फिर PB, दोनों सेम ही डिस्टेंस है। AP को आप मीटर में ही पुट करेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 10⁻³ मीटर। सो ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ, ये जो वैल्यू आएगी यहाँ से, ये वैल्यू आप पुट कर देंगे तो आपकी वैल्यू E की नेट वैल्यू एट पॉइंट P आ जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या डायरेक्शन फाइंड करना था, डायरेक्शन फाइंड करने के बाद में तो KQ अपॉन R स्क्वायर ड्यू टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑर्थोगोनल। जब दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, किन्हीं भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, A डॉट B इज AB into cos of theta. Theta is the angle between the A and B. If they are orthogonal, then theta will be 90 and cos 90 is 0. That means dot product will be 0. So दोनों का dot product निकाल दीजिए आप। A dot P क्या हो जाएगा, I का I से करेंगे, so 3 into 4 then minus 2 into 3 then plus K into minus lambda equals to 0. डॉट प्रोडक्ट ये हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। सॉरी ये K नहीं है, 1 है, K कैप है ये ना, सो दिस वैल्यू इज 1, दिस वैल्यू इज 1, राइट। सो यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है A 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सोर्स इज कनेक्टेड इन सीरीज टू ए 30 ओम रजिस्टर। सो एक रजिस्टर है, वैल्यू इज गिवन 30 ओम, देन आपके पास एक इंडक्टर है एंड एक आपके पास कैपेसिटर है, ये L है और ये C है। XL यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू गिवन है 200 ओम, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू XC आपको गिवन है 160 ओम, एंड ये तीनों एक AC सोर्स से कनेक्टेड है। AC सोर्स से कनेक्टेड है तो पूछा है कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर कितना होगा। यदि आप I की वैल्यू फाइंड कर ले तो वोल्टेज ड्रॉप आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो I की वैल्यू के लिए आपको क्या चाहिए होगा, यू नो द ओम्स बाय ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू I इंटू R, राइट। अब यहाँ पे R की जगह क्या लिखेंगे, V इक्वल्स टू I इंटू Z कैसे कैलकुलेट करते हैं, Z इज स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। यहाँ से आप Z कैलकुलेट कर लेंगे, Z कैलकुलेट करने के बाद में यहाँ से आप I कैलकुलेट कर लेंगे। V आपको गिवन है 220 बाई Z, ये आप यहाँ से I कैलकुलेट कर लेंगे। I कैलकुलेट करने के बाद में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा अक्रॉस R, that will be I into R। I की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे, that will be 220 by Z। R की वैल्यू आपको 30 ओम गिवन है, सो वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। वैसे तो क्रैमर्स रूल से आप सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, बट द बेस्ट ऑप्शन इज कि आप ये जो इतने ऑप्शन गिवन है ये पुट करके देख लीजिए, जो तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे वही इस इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा।
यदि क्रैमर्स रूल देखें तो क्रैमर्स रूल क्या कहता है? क्रैमर्स रूल कहता है डेल्टा आपको फाइंड करना है, या फिर डेल्टा जो कि क्या होता है, एक्स वाई जेड के जो कंपोनेंट्स हैं उनमें जो डिटर्मिनेंट बनता है उसका वैल्यू होती है। तो 3 2 -6 2 -3 3 एंड 1 -4 1, ये हो जाता है डेल्टा। यदि ये आपको व्हेन कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, जो ये एक्स कोफिशिएंट्स है, करेक्शन, जो ये एक्स कोफिशिएंट्स है उनकी जगह आप क्या वैल्यू रख देंगे, दिस वन, सपोज दिस वन इज k1, दिस इज k2, दिस इज k3, तो ये वैल्यू पुट करेंगे 1 -1 -6 एंड रेस्ट विल बी सेम 2 -3 -4 6 3 1। सिमिलरली डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3 आप कैलकुलेट करेंगे तो कॉलम 2 की जगह आप ये वैल्यूज पुट करेंगे, डेल्टा 3 में कॉलम 3 की जगह पर आप ये वैल्यूज पुट करेंगे। तो यदि नाउ यदि डेल्टा इक्वल्स, अब जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, एक्स की वैल्यू क्या होती है देखते हैं। एक्स विल भी होगा डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, वाई की वैल्यू होगा डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, जेड की वैल्यू होगी डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। नाउ यदि डेल्टा की वैल्यू 0 है, डेल्टा की वैल्यू 0 है एंड डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में एटलीस्ट वन नॉन जीरो है, तो इन इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। यदि डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में एटलीस्ट वन नॉन जीरो है तो नो सॉल्यूशन। एंड यदि डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 भी जीरो है, कंडीशन ये है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। एंड यदि डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन। तो आप सॉल्यूशन भी फाइंड कर सकते हैं। बेस्ट वे, टाइम बचाएगा, आप जो ऑप्शंस है वो तीनों इक्वेशंस पे पुट करके देख लीजिए, जो भी ऑप्शन तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है कि फंक्शन फ्रॉम R to R, दैट मीन्स द कोडोमेन एंड द डोमेन इज द सेम, राइट। सो इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि 1-to-1 फंक्शन होगा, ऑन टू फंक्शन होगा ना, तो ऑप्शन से गिवन है। नाउ वी नो कि यदि x + 1/x, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। 1/x इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी। ये कहाँ से निकाला मैंने, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm से, राइट। सो x + 1/x अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू 1/x, दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सिंप्लीफाई कर लें एंड इसको फर्दर सोल्व कर लें तो ये हो जाएगा x² + 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू। यदि इस इनइक्वालिटी को चेंज कर दें तो ये हो जाएगा x² अपॉन x² + 1 लेस देन इक्वल टू 2, राइट। सो एंड दिस इज द fx, सो fx इज लेस देन इक्वल टू 2, दैट मीन्स fx की जो रेंज है वो क्या हो गई, -∞ to 2, दैट मीन्स नॉट इक्वल टू कोडोमेन, दैट इसलिए ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। नाउ फॉर 1-to-1 फंक्शन, 1-to-1 फंक्शन के लिए क्या होगा, f of x1 शुड नॉट बी इक्वल टू f of x2। सो वैल्यू पुट कर लेते हैं, x1 अपॉन 1 + x1² इक्वल्स टू पुट करके देख लेते हैं x2 अपॉन 1 + x2²। सो सिंप्लीफाई x1 + x1x2² इक्वल्स टू x2 + x2 इंटू x1²।
सो फर्दर इसको सॉल्व करते हैं. दैट विल बी x1 माइनस x2 प्लस यहाँ से इन दोनों में से यदि कुछ कॉमन लेते हैं दैट विल बी further x1 x2 square minus x2 xn square equals to 0, right? So this will be x1 minus x2 plus यहाँ से कॉमन आ जाएगा x1 x2. This will be x2 minus x1. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो x1 माइनस x2 को कॉमन ले लें एंड दिस विल बी 1 माइनस x1 x2. यहाँ से x1 इक्वल्स टू x2 आ गया. दैट मीन्स दिस फंक्शन इज नॉट 1 to 1. सो इनमें से तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है. इसका आंसर रॉन्ग गिवन है. दिस फंक्शन इज नॉट 1 to 1 फंक्शन. सो नाइदर 1 1 एंड नॉर ऑन 2. ऑप्शन नंबर 1 should be correct. Next question is when an object is placed between the pole point and the focal point of a concave mirror. So this is the concave mirror. This is the pole and this is the focus and suppose this is the center. So nature of the image and the sign convention आपको बताना है. So you know the sign convention. First of all, distance always measured from the pole, and if distance is measured in direction of the incident ray, then it will be taken positive. And in opposite direction it will be taken negative. जो प्रिंसिपल एक्सिस है उससे अपर जो डिस्टेंसेज होते हैं उनको हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं. जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्टेंसेज होते हैं उनको हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं. सो यहाँ पर हम यदि इमेज फॉर्मेशन के बारे में देखें, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट सेंटर पर रखा हुआ है तो उसकी इमेज सेंटर पर ही बनती है एंड ये सेम हाइट की इमेज बनती है और इन्वर्टेड इमेज बनती है, राइट? एंड यदि हम सेंटर से फोकस की तरफ मूव करते हैं, तो इमेज जो बनती है सेंटर से इस तरफ बनती है एंड इमेज की हाइट इंक्रीज होती जाती है, इमेज इन्वर्टेड ही बनती है. जैसे जैसे हम फोकस पर आते हैं तो इमेज इनफाइनाइट पर बनती है एंड यदि फोकस से पोल के बीच में जाते हैं जो इमेज है वो मिरर के दूसरी तरफ बनती है एंड ये इमेज की हाइट इंक्रीज होगी एंड जो इमेज होगी इस पर इन्वर्टेड नहीं होगी, राइट? इमेज इसी डायरेक्शन में फॉर्म होगी. सो यू की डायरेक्शन, अब यदि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर पी एंड एफ के बीच में रखा हुआ है तो यू तो ये होगा. सो इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में होगी तो इसकी जो साइन कन्वेंशन होगा दैट विल बी नेगेटिव. यू क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ द इमेज. सो दिस वैल्यू विल बी द वी के बारे में बात कर रहे हैं. सो वी क्या होगा? पॉजिटिव. एफ क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि एफ तो इसी डायरेक्शन में मेजर किया जाएगा. सो एफ विल बी द नेगेटिव. द नेचर ऑफ द इमेज इज वर्चुअल. ये इमेज वर्चुअल होगी, रियल नहीं होगी एंड ये इरेक्ट होगी, ये इन्वर्टेड इमेज नहीं होगी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच कंटेन्स द पॉइंट एंड विच इज पैरेलल टू द रे विथ डायरेक्शन रेशियोज. सो बेस्ट मेथड, दोनों पॉइंट्स को आप रख के देख लीजिए. जिसको सेटिस्फाई करते हैं वही क्या होगी? प्लेन की इक्वेशन होगी. एल्स अब दूसरा मेथड जो प्रॉपर मेथड है वो कैलकुलेट करने का वो देख लेते हैं. सो हमें गिवन है कि एक प्लेन की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है विच इज पैरेलल टू दिस 2, 3, -2 and these 2 points also lie on the plane A and B. So plane की इक्वेशन क्या होती है? R minus A is the point on a plane dot n cap. n cap is the unit vector which is perpendicular to the plane. So A की वैल्यू, A तो आप कोई भी एक वेक्टर पुट कर लीजिए इनमें से. सो सपोज A की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं यहाँ पर 0 i कैप 6 j कैप -0 k कैप. सो 6 j कैप हो जाएगा. नाउ
जो n है, n की वैल्यू कहाँ से लेके आएंगे? n की वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हैं? ए बी वैक्टर, ए एंड बी के पोजिशन वैक्टर से जो वैक्टर होगा क्रॉस दिस गिवन वैक्टर जिसके डायरेक्शन रेशियो गिवन है, सपोज ये है p, तो वैक्टर p, सो ए बी वैक्टर प्लेन में ही होगा एंड जो p वेक्टर है वो भी प्लेन के पैरेलल है, सो दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर मिलेगा विल बी द परपेंडिकुलर टू द प्लेन। एंड इसका यदि यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो आप इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। सो ये फाइंड कर लेंगे एंड इसमें आप पुट कर देंगे, इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे r माइनस ए डॉट दिस परपेंडिकुलर वेक्टर, तो आपको प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, so next question is self inductance of a coil। so self inductance of a coil क्या होता है? mu n square I upon mu n square a upon l। mu is the permittivity, n is the number of turns in the coil, a is the area of the coil, l is the length of the coil। सो इन सब में आप देख सकते हैं कि जो सेल्फ इंडक्टेंस है किस पे डिपेंड करती है? एरिया ऑफ द कॉइल। आई नहीं होता है यहाँ पर, ए होता है, राइट। नेक्स्ट कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट कंसर्निंग द बिलो रिएक्शंस। सो इसमें बेसिक जो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या डिफरेंस है। न्यूक्लियर फ्यूजन में आप देखेंगे जो रिएक्शंस होंगी क्या होंगी, कुछ एक जो भी बड़ा एटम होगा वो स्प्लिट होगा दो छोटे एटम में। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होगा? न्यूक्लियर फ्यूजन में कंबाइन होंगे एटम्स। ये बेसिक डिफरेंस है एंड इसी से आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि जो एनर्जी है वो कैलकुलेट करने के लिए आपको मासेस गिवन नहीं है यहाँ पर, एल्स हम वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट रिएक्शन को ध्यान से देखते हैं। फर्स्ट रिएक्शन में क्या यूरेनियम है जो कि दो छोटे पार्टिकल्स में, छोटे एटम्स में क्या हो रहा है? स्प्लिट हो रहा है। सो दिस इज अ फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। इसमें भी यूरेनियम क्या हो रहा है? दो छोटे एटम्स में स्प्लिट हो रहा है। सो दिस इज आल्सो फ्यूजन। सो बोथ रिएक्शंस 1 and 2 आर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस। सो ये किसमें गिवन है? द ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 इज द ओनली करेक्ट। ऑप्शन डी में फ्यूजन गिवन है। नाउ हमें ये कैलकुलेट करने की नीड भी नहीं है, एल्स हम इसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं? मास ऑफ द, जैसे फर्स्ट के लिए कैलकुलेट करेंगे तो मास ऑफ द, इसका मास आप ले लीजिए, मास ऑफ दिस माइनस मास ऑफ दिस माइनस मास ऑफ दिस माइनस 4 इंटू मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट मासेज गिवन नहीं है तो कैलकुलेट करने की नीड भी नहीं है। Now next question है which of the following statement is correct। ये आपके p टाइप सेमीकंडक्टर और n टाइप सेमीकंडक्टर पे बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें सेकंड स्टेटमेंट इज द करेक्ट कि p टाइप सेमीकंडक्टर में जो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है वो ट्राइवेलेंट डोपेंट की वजह से फॉर्म होता है एंड वो वैलेंस बोर्ड के अबव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में किरचॉफ लॉ आपको अप्लाई करना है। कौन से लूप में? ए डी ई एफ ए। सो ए देन डी देन ई देन एफ ए। इस वाले लूप में आपको अप्लाई करना है। ए से चलते हैं। ए आप देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट है इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं। ये हो जाएगा -I6 इंटू R6। देन वोल्टेज में हम देखें पॉजिटिव एंड पे जा रहे हैं, ये हो जाएगा +E2। देन हम डायरेक्शन ऑफ करंट में ही मूव कर रहे हैं, -I4 इंटू R4 ये। देन ये हो जाएगा -I5 इंटू R5। देन पॉजिटिव एंड पे मूव कर रहे हैं, +E3। यहाँ पर देखें मूव इस डायरेक्शन में कर रहे हैं हम एंड करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, दिस विल बी +I1 इंटू R1 इक्वल्स टू 0। दिस विल बी द किरचॉफ लॉ। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू
दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो ओरिजिन से डिस्टेंस, और दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस क्या होती है, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 होल स्क्वायर एंड इस पूरे का स्क्वायर रूट। बट यहाँ पे हमें सम ऑफ डिस्टेंस पूछा है, तो ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करना है, तो इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से यानी कि 0,0,0 से फाइंड करनी है। सो इसकी डिस्टेंस यदि d1 है तो क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 0 माइनस 0, 0 स्क्वायर, 5 माइनस 0 स्क्वायर, 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर 25, देन 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर 25, दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 50। सो क्या हो जाएगा 5 इंटू रूट 2। सिमिलरली आप इसकी फाइंड कर लेंगे, दोनों का सम कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मासेज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर दिस when the massage and then the nuclear mass पूछा है हमें, एटम का मास नहीं पूछा। सो न्यूक्लियर मास, न्यूक्लियर में क्या होता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, जेड के इक्वल, जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। सो जेड इंटू एम ऑफ पी प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यदि एन है तो एन इंटू मास ऑफ वन न्यूट्रॉन, दिस विल बी द न्यूक्लियर मास। ये सिंबल ध्यान से देखना है, पी एन, पी डिनोट्स प्रोटॉन, एन डिनोट्स न्यूट्रॉन, ई डिनोट्स हियर इलेक्ट्रॉन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट, यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है। सो फर्स्ट में क्या गिवन है कि इंफ्रारेड रेडिएशन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन कीपिंग द अर्थ कूल। सो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है या करेक्ट है। So this statement is not correct. Infrareds are emitted by certain semiconductor light emitting diodes. This is correct statement. Water vapor is an excellent infrared ray trapper. ये भी correct statement है. The thermal motion of the material decreases after they absorb infrared. This is not correct. ये theory based questions हैं, ये आपको याद ही करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, गिवन दैट ए एंड बी आर गिवन, सो ए प्लस बी इज गिवन देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, क्या करना है आपको, ए एंड बी दो सम ऑफ फैक्टर होता है, क्या होता है, आई का आई से सम होगा, जे के जे कोफिशिएंट का सम होगा, के कोफिशिएंट से सम होगा, देन कंपेयर भी आई कोफिशिएंट को हम कंपेयर करेंगे, देन जे को, देन के को। तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, 3 + 4 7 आई कैप, देन -8 + 3 यानी कि माइनस का 5 जे कैप, देन के यहाँ पे 1 है एंड यहाँ पे माइनस लैम्डा, सो 1 माइनस लैम्डा के कैप, एंड दिस इज गिवन टू 7 आई कैप -5 जे कैप -3 के कैप, सो 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू -3 गिवन है, लैम्डा विल बी इक्वल टू 4। Maximum value of the y equals to tan inverse 1 minus x upon 1 plus x on 0 to 1 से वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए। y equals to tan inverse 1 minus x upon 1 plus x, इसकी आपको क्या करनी है, मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट। सो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, x को हम tan थीटा पुट कर देंगे, राइट। सो दिस विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हैं, tan π/4, ये क्या हो जाएगा -tan थीटा, ये क्या हो जाएगा 1 + tan थीटा इंटू tan π/4 लिख सकते हैं यहाँ पर, एंड दिस फॉर्मूला इज tan इनवर्स tan ऑफ π/4 माइनस थीटा, यही होगा। सो दिस विल बी इक्वल टू π/4 माइनस थीटा। सो y की वैल्यू ये आ गई। नाउ 0 to 1 के बीच में, 0 to 1 के बीच में इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। सो यदि थीटा की वैल्यू 0 हो, एंड थीटा की वैल्यू 0 कब होगी, जब ये वैल्यू 0 हो तो हम y की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा के आई से वापस से पुट कर दीजिए आप, इस तरीके से ना समझ आए तो π/4 माइनस tan इनवर्स x, ये वापस से पुट कर दीजिए। सो x की वैल्यू जब 0 होगी तो tan इनवर्स x भी क्या होगा, 0 होगा, एंड जो y की वैल्यू आ जाएगी π/4 आ जाएगी,
राइट। ये जब 1 होगा तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो मैक्सिमम वैल्यू विल बी π/4, मिनिमम वैल्यू विल बी 0. So in this question vertices are given and we were asked area of the triangle. So आप जानते हैं area of the triangle जब vertices given है तो क्या होते हैं 4, 8, 1 minus 6, 2, 1 5, 4, 1. इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लीजिए, हाफ ऑफ दिस डिटर्मिनेंट. दिस विल बी द इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are given. The relation is, so आप इसको क्या करें, इस तरीके से इसको मैप कर लीजिए. मैप करने के बाद में क्लियरली आइडिया मिल जाएगा. सो 1 आपका है 2 से, देन 1 3 से, 1 4 से एंड 1 5 से. सो 1 क्या हो रहा है, सबसे मैच हो रहा है. सो क्लियरली दिस इज द वन मैनी रिलेशन. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. नाउ द toroid coil has 2400 tons. So number of tons are 2400. Carries this current, यानी कि 250 milliampere. So this equals to 10⁻³ ampere. Now producing a magnetic field P. This is given 31.4 into 10⁻⁴ Tesla, the perimeter of the toroid coil. So magnetic field due to a toroid is given by mu n I upon 2πr. 2πr is the perimeter. पेरीमीटर को हम यदि P से डिनोट कर दे तो क्योंकि हमें पेरीमीटर फाइंड करना है, सो P विल बी इक्वल्स टू म्यू एन आई अपॉन बी. राइट. सो म्यू की वैल्यू क्या होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷. यही वैल्यू पुट करते हैं इसकी. एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 2400. आई की वैल्यू 250 इंटू 10⁻⁻3. नाउ ये हो जाएगी 31.4 इंटू 10⁻⁴. सो इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास पेरीमीटर की वैल्यू आ जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए करंट ऑफ 18.2 एम्पियर पर सेकेंड. सो करंट आपको गिवन है 18.2 एम्पियर पर सेकेंड. फ्लो थ्रू ए कॉपर कंडक्टर एंड द एवरेज कोलिजन टाइम इज 0.25 माइक्रोसेकेंड यानी कि 10⁻⁶ सेकेंड. देन द वैल्यू ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ द कॉपर कंडक्टर. सो कंडक्टिविटी क्या होती है, conductivity is sigma number of electrons into charge square into the collision average collision time upon mass of the electron. This is the conductivity. Now E की वैल्यू पता है, M की वैल्यू पता है, टाउ की वैल्यू पता है. Now we have to find number of electrons which is flowing per second. सो आई की वैल्यू क्या होती है क्यू बाई टाइम. सो पर सेकेंड आपको ये वैल्यू गिवन है. सो एंड क्यू को क्या लिख सकते हैं आप एन ई. राइट. सो दिस वैल्यू पर टाइम, दिस वैल्यू इज गिवन 18.2. सो यहाँ से एन की वैल्यू आप फाइंड करेंगे 18.2 अपॉन ई. ई को आप डिवाइड मत कीजिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए 18.2 इंटू ई. ई से ई कैंसिल हो जाएगा इंटू टाउ. टाउ की वैल्यू आपको गिवन है. एम की वैल्यू आपको पता ही है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg. सो यह वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास कंडक्टिविटी की वैल्यू आ जाएगी. सो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है. एंड द करंट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर with respect to time. Now in this question x equals to 0 represent. So x equals to 0 represents the yz plane. Very simple question.
So in this question we are given an external energy is used to excite an electron in the K cell of a hydrogen atom to the M cell. So K से M cell में हाइड्रोजन एटम को एक्साइट किया जाता है. So K के लिए क्या होगा, n equals to 1 and M के लिए n equals to 3. So the angular momentum of the electron in the new cell. So angular momentum की जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, NH/2 n की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 3, h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻³ के जूल, 2 इंटू 3.14. सो इस वैल्यू को आप रफली कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 6.28 एंड इसको इससे कैंसिल आउट कर दें तो ये 3 एंड 10⁻³ 4. सो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1. जो h की वैल्यू होती है 6.626 समथिंग होती है, तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा. इसे पूरा कैलकुलेट करने की नीड भी नहीं है आपको. सो क्वेश्चन नंबर 46 में क्या पूछा, कोफैक्टर. कोफैक्टर क्या होता है, सपोज आपको कोफैक्टर फाइंड करना है CMN का, तो इसका कोफैक्टर होता है -1m+n एंड यहाँ पर जो आपका डिटर्मिनेंट होगा वो होगा, सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं C11 यानी कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. C11 इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 का यदि कोफैक्टर फाइंड करना है तो कैसे होगा, 1 का कोफैक्टर क्या होगा, C11 इक्वल्स टू -1 एंड फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे. सो -1 2 5 6 ये हो जाएगा 1 का कोफैक्टर. हमें फाइंड करना है 3 एंड -2 का कोफैक्टर, देन उनका प्रोडक्ट. सो 3 का कोफैक्टर फाइंड करते हैं 3. सो 3 के कोफैक्टर के लिए क्या हो जाएगा, -1 रो कौन सी है 2 एंड कॉलम इज 1 एंड इस रो एंड इस कॉलम को छोड़ देंगे तो आपके पास जो डिटरमिनेंट बनेगा 0 -2 5 6. सो ये आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा आपका माइनस एंड ये वैल्यू हो जाएगी प्लस का 10, दैट इक्वल्स टू -10. नाउ यदि -2 का कोफैक्टर देखें तो ये हो जाएगा -1 -2 मतलब रो इज फर्स्ट रो एंड कॉलम इज 3. फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को छोड़कर यदि हम डिटरमिनेंट में लाते हैं दैट विल बी 3 -1 4 5. इसको कैलकुलेट करते हो ये वैल्यू हो जाएगी प्लस का 1 एंड ये वैल्यू हो जाएगी 15 + 4 दैट मीन्स 19 एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कोफैक्टर ऑफ 3 एंड -2 विल बी -190. सो कोफैक्टर आप लोगों को समझ आ गया. नाउ दिस, इस टाइप के जो भी इंटीग्रेशन होते हैं उनमें क्या करना होता है, हमें इनसे फैक्टराइज करना होता है. सो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं A/, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x कॉमन ले लेते हैं. सो x कॉमन लेने पे क्या बन जाएगा, x × x² + x - 2 एंड इसको क्या लिख सकते हैं फर्दर, आप इसको लिख सकते हैं x × x + 2 × x - 1. फैक्टराइज कर दिया इसको. सो ये क्या हो जाएगा A/x प्लस B/x + 2 प्लस C/x - 1. फिर इसको आप सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो A इंटू क्या हो जाएगा, x + 2 × x - 1 दैट विल बी x² प्लस x - 2. B के कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, x × x - 1 सो x² - x प्लस C का x + 2 × x यानी कि x² प्लस 2x, राइट. एंड इसके इक्वल टू में क्या होगा 2x + 3. तो अब आप x के डिफरेंट वैल्यूज के लिए 3 इक्वेशन कर लीजिए एंड 3 इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे तो आपको ABC की वैल्यू मिल जाएगी. ABC की वैल्यू मिलने के बाद में इनका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा log x
log x प्लस 2 एंड इसका क्या हो जाएगा log x माइनस 1। जो कोफिशिएंट ए बी सी होंगे उन्हीं के बेसिस पे आपका आंसर डिसाइड हो जाएगा। सो वैल्यू सिंपल लेनी है, जैसे x की वैल्यू 0 पुट कर लिया, 1 एंड माइनस 1। सो 3 इक्वेशंस आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द पीएन जंक्शन डायोड इज कनेक्टेड टू रिवर्स बायस कंडीशन। रिवर्स बायस कंडीशन की बात की जा रही है। स्मॉल करंट इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻6 एम्पियर इज फ्लोइंग इन द सर्किट विच इज ड्यू टू द, ये आपको याद करना है, ये होता है फ्लो ऑफ द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। इस ऑर्डर की जो करंट होगी वो होगी फ्लो ऑफ द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। Now next question, if the direction ratios of two lines are given, the angle between, so angle क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू cos ऑफ इनवर्स। जो आपको डायरेक्शंस गिवन है उनका डॉट प्रोडक्ट, सो 1 इंटू माइनस 2 दैट इज माइनस 2 प्लस 2 इंटू 3 2 इंटू 3 6 देन प्लस 2 इंटू माइनस 4 दैट विल बी माइनस 12 एंड इनके नीचे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ दिस। So 1 plus 4 plus 9 into square root of this, so minus 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 4 का स्क्वायर 16। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो थीटा विल बी cos इनवर्स, देखो ये वैल्यू माइनस में आएगी, सो दिस विल बी माइनस 8 अपॉन, ये क्या हो जाएगा 14 इंटू मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 29। सो जो माइनस में वैल्यू आ रही है वो ये है माइनस 8 अपॉन 406 में, जो आपका नीचे डिनोमीटर है वो तो सब में सेम ही है। नाउ नंबर 15, सो व्हेन द EMF ऑफ टू सेल्स इज कंपेयर्ड टू ए पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट, द रेशियो ऑफ द बैलेंसिंग लेंथ इज ऑब्टेन्ड एज 2:5। इफ वन ऑफ द सेल हैज एन EMF दिस देन द अदर सेल EMF व्हाट विल बी द। सो ये पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट आप जब आपने पढ़ा होगा तो इसमें देखते हैं कि जो रेशियो ऑफ लेंथ होता है दैट विल बी इक्वल टू द EMFs। सो रेशियो ऑफ लेंथ इज 2/5 गिवन है। अब कौन से सेल का, वन ऑफ सेल का गिवन है, तो सपोज V1 आपको 1.2 गिवन है एंड V2 फाइंड करना है, तो यहाँ से V2 फाइंड करेंगे। नंबर जो केस होगा केस 2, सपोज आपको V2 गिवन है, सो आपको V1 फाइंड करना होगा, V2 इज गिवन 1.2। सो यहाँ से आपके पास 2 आंसर आ जाएंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट पे जो बैलेंसिंग लेंथ है वो EMFs के रेशियो के इक्वल होती है। सो L1/L2, दिस वन इज L2, L1/L2 इक्वल्स टू V1/V2 होता है, जो रिजल्ट आता है फाइनल। नाउ इन दिस क्वेश्चन आपको डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो, ये बड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा होगा, बस बहुत ही सिंपल इक्वेशन गिवन है। इसको आप इस तरीके से देखिए, x की पावर p एंड 1 अपॉन x की पावर q। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होता है, x की पावर p इंटू, इसको हम लिख सकते हैं x की पावर माइनस q एंड ये क्या हो जाएगा x की पावर p माइनस q। बस इसको इसी तरीके से सिंप्लीफाई करना है। ये क्या लिखा है, y इक्वल्स टू x की पावर sec स्क्वायर x इंटू 1 अपॉन x की पावर 10 स्क्वायर x। सो इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर sec स्क्वायर x की पावर माइनस 10 स्क्वायर x लिख सकते हैं। फर्दर इसको sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x। नाउ एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी कि 1 प्लस 10 स्क्वायर x इक्वल्स टू sec स्क्वायर x। सो इसको sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। So this will be x की पावर 1 that is the x and dy/dx will be 1। So बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। आप किसी भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को देख के ये ना सोचे कि बहुत डिफिकल्ट सा पूछने वाला है, वो सिंपल पूछता है, किसी न किसी तरीके से वो सिंप्लीफाई हो रहा होता है। सिमिलरली कैलकुलेशंस भी जब आती हैं तो कुछ ना कुछ ऐसे वैल्यू गिवन होती है जो डायरेक्टली कट आउट हो जाती है। So in this question we are given कि in an excited hydrogen atom what is the wavelength of the spectral line emitted by an electron that jumps from an O orbital to L orbital. So K, L, M and O. O orbital to L orbital, that means n equals to 5 to n equals to 2. So 1 by जो रिडबर्ग फॉर्मूला होता है दैट इज 1 बाई लैम्बडा
and this is for hydrogen atom, that means Z equals to 1. So R 1 upon, that is 2 square 4 minus 1 upon 5 square 25, and R की जो वैल्यू होती है that is 1.097 into 10⁻⁷ per मीटर. यहाँ से आप लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं एंगस्ट्रॉम में. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट फेजर डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द फेज रिलेशनशिप बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज एंड in an alternating current source connected to a capacitor. So capacitor में you know the current leads the voltage. In capacitor current leads the voltage phase, or we can say voltage lags the current. सो इस स्टेटमेंट के बेसिस पे आप डायग्राम देखेंगे. डायग्राम 1 में करंट इज लीडिंग एंड दैट इज लीडिंग बाय, करंट लीड्स बाय द वोल्टेज बाय 90 डिग्री. सो इस सर्किट में आप देखेंगे करंट इज लीडिंग एंड दैट इज बाय 90 डिग्री ऑप्शन नंबर 1 में. सो ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट होगा. ऑप्शन नंबर 2 में देखेंगे करंट इज लैगिंग बाय वोल्टेज. Similarly, option number 3 में current is lagging by voltage, and in option number 4 current and voltage are in similar phase, which is not correct for the capacitor circuit. This is correct for a resistor circuit. यदि AC सर्किट में केवल रजिस्टर आपका कनेक्टेड हो तो उसके लिए एप्लीकेबल होगा. एंड फॉर ए इंडक्टिव सर्किट the voltage will lead the current by 90 degree. So एक स्टेटमेंट के बेसिस पे क्वेश्चन बना रखा है वो. नाउ इसको आपको कैलकुलेट करना है. तो जब भी आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे स्क्वायर रूट ऑफ होते हैं तो आपको पता है सबसे अंदर वाली वैल्यूज को पहले कैलकुलेट करते हैं. सो इसको कैलकुलेट करेंगे. यू नो द cos थीटा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा. लेकिन ये यहाँ पर आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पे 1 को कैंसिल आउट करना है. सो इसके दूसरी जो वैल्यू होती है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये पुट करिए यहाँ पे. सो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2. इसको ऐसे कैसे लिखा, देन 2 इंटू 1 प्लस 2 cos स्क्वायर 4 थीटा है, सो 2 थीटा लिखेंगे माइनस 1. राइट. फर्दर इसको सोल्व करेंगे. स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस, इसको आप कैलकुलेट करेंगे 1 से, माइनस 1 कैंसिल आउट, ये 2 cos स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा. सो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर 2 थीटा. सो दिस विल बी इक्वल टू 2 प्लस, इसको आप हो जाएगा ये 2 cos 2 थीटा. फर्दर आप इसमें 2 कॉमन ले लें तो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, एंड फर्दर आप cos 2 थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दे, दैट विल बी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. सो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, 1 प्लस cos 2 थीटा की जगह 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. सो दिस विल बी 2 cos स्क्वायर थीटा. सो दिस इक्वल्स टू 2 cos थीटा. सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट. In this question we are given a combination of batteries with their internal resistance, और हमें इस सर्किट को इक्विवेलेंट EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है. सो यू नो these are connected in parallel. सो पैरेलल में जो EMF होता है, इक्विवेलेंट EMF, that will be equal to E1 upon R1 plus E2 upon R2 and so on upon में 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 and so on. यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो दैट इज़ द कि हमें E1, E2, E3 इन सबको साइन के साथ पुट करना है.
लाइक एक साइन कन्वेंशन को आपको पॉजिटिव यदि कंसिडर किया है तो उसके अपोजिट साइन को आप नेगेटिव के साथ पुट करेंगे. सपोज आपने इसे +2 पुट किया है, सो इसे आपको -4, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में बैटरी है, इसको +6 से पुट करेंगे. सो यदि इक्विवेलेंट EMF हम कैलकुलेट करें, सो दैट विल बी इक्वल टू E1 इज सपोज 2 वोल्ट, सो 2/R1 is 0.1 plus E2 value will be -4, so -4 upon 0.2 plus E3 will be the +6 upon 0.2 upon this will be the R equivalent. So R equivalent will be 0.1 plus 0.2 plus 0.1 upon 0.2. इसको आप अलग से कैलकुलेट कर लीजिए क्योंकि R equivalent पे आपको यहाँ पे लिखना होगा. सो इस वैल्यू को आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, आप ऑप्शन मैच करवा सकते हैं कि विच ऑप्शन विल बी द करेक्ट. इफ दिस इज द पॉजिटिव वैल्यू, दैट मीन्स जो EMF इक्विवेलेंट EMF होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी, क्योंकि हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर किया है. यदि दिस वैल्यू इज नेगेटिव देन इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी. सो ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन. एंड सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, E1 plus E2 plus E3 एंड सो ऑन, एंड R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 plus R2 plus R3 एंड सो ऑन. सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा साइन का ध्यान रखना है. नाउ इन दिस डायग्राम बिलो AB is the incident ray, BC is the reflected ray, and BD is the refracted ray respectively. When a plane wavefront with a plane wavelength is given 6000 angstrom is incident at the point of separation. So this is the wavelength of incident ray of air. So this medium is air and this is the denser medium. The wavelength of the refracted light is, so हमें wavelength in the denser medium find करना है. So first of all we know the mu equals to speed of the light in air and speed of the light in medium. This is the value of mu, ये होती है. और we can say mu equals to wavelength of the light in air upon wavelength of the light in medium, we can say. So for this we have to find mu of the denser medium. Now by Snell's law we know mu1 sin theta equals to theta 1, say theta 1, mu2 sin theta 2. What is the theta 1 and theta 2? Theta 1 and theta 2 are the incident angle and refracted angle which are measured from normal. So here the incident angle is the 45 degree which is measured from the normal. So mu1 is the for air medium, so this is the 1. Sin theta 1 is the 45 degree, so sin 45 mu2 for the denser medium, sin theta 2. So theta 2 will be the this angle, because this angle is from normal to refracted light, yeah, refracted ray. So this angle is the 30 degrees, so sin 30 degree. Sin 45 is 1 by root 2, mu2 sin that is 1 by 2, so mu2 will be root 2. So from here root 2 equals to, in air the lambda is given 6000, in medium we have to calculate, so lambda equals to 6000 from root 2 angstrom, and further we can simplify lambda equals to 6000 upon 2 into root 2. This will be the easy for calculation. So this is 3000 into 1.414. We can calculate easily this.
In next question we are given a concave mirror ray diagram, and in this we have to find value of the x and h. What is the x? So here AB is the object, the side is 2 centimeter, and a ray parallel to principal axis is incidenting on the concave mirror, which will pass after reflecting from the mirror, will pass from the focus. Second ray is passing from focus after reflecting mirror, it will be parallel to the principal axis and they are meeting it here. So this A dash B dash is the image of the object AB, and this height is h, and x is the image distance. So we know the mirror formula. Mirror formula is 1 by v plus 1 by u equals to 1 by f. Now here v is the image distance, is given x, and we have to find this. So x will be v equals to minus x, because this is in opposite direction to the incident ray. U here, because all distance are measured from pole, so u equals to given this distance given 15 centimeters, so this is a minus 15. F is the focal length is given, focal length here the center, here the radius is given, so focal length will be the r by 2, so minus 20 by 2, that is minus 10 centimeter. So we'll put these values in this, so this will be minus 1 by x minus 1 by 15 equals to minus 1 by 10. If we simplify this, then we can find x. We also know the m equals to minus v by u magnification, this equals to the height of the image, that means A dash B dash, and upon height of the object. We'll put the value of v and u with sign. So value of the v is minus x, value of the u equals to minus 15. A dash B dash will be the considered minus, because this is the below this principal axis, this length is measured below the principal axis, so this equal to minus h. AB is 2 centimeter. x की वैल्यू हमने पहले कैलकुलेट कर लिया है, तो उसको पुट करेंगे तो आपके पास h की वैल्यू भी यहाँ पर आ जाएगी. Now arrange the following in the ascending order of their wavelengths. तो देखो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, यदि आपको याद हो वेवलेंथ का ऑर्डर. सो सबसे जो पहले है, मैं एक ऑर्डर लिखती हूँ, आप इसको याद भी रखना है. रेडियो वेव्स, देन माइक्रोवेव्स, देन इंफ्रारेड, देन विजिबल लाइट, देन अल्ट्रा, then X-ray, and then gamma ray. If we move from radio to gamma rays, lambda will decrease, wavelength will decrease, and if we move radio to gamma rays, frequency will be the increase, frequency will increase. So lambda will decrease. So and तो अब इसके अकॉर्डिंग आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ FM एंड AM वेव्स, इनमें lambda of the AM will be the greater than the FM. ये आपको याद रखना है. इस पॉइंट से आपके क्वेश्चन, यदि फिर से ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपसे कर सकते हैं. Now which of the following diagram represent the semiconductor behavior? So ये आपने डायग्राम पढ़ा होगा, कंडक्शन एंड वैलेंस मोड, इनके बीच में जो गैप होता है इसे एनर्जी गैप कहते हैं, EG. If this value equals to approximately 0, it will be 0 for conductors, and EG will less than 3 electron volt for semiconductor. It will be greater than 3 electron volt for insulator, and that is the reason कि insulators में
करंट फ्लो नहीं होता है. सो द करेक्ट डायग्राम विल बी द दिस for semiconductors. In this question we are given a 100 millihenry inductor is connected to a 157 volt 50 hertz AC source, the peak current of the circuit. So this is the given circuit. For current we know V equals to क्या होता है IR by Ohm's law. So for this equation we have to find here XL. XL will be 2 pi F into L. F is given 50 hertz and L is given 100 millihenry. So 2 pi into 50 into 100 into 10 raised to power minus 3 4 Henry. This value, if we calculate this value, this will be the pi into 10 pi. Actually this is the 10 pi ohm. Now if we calculate the current, peak current, this will be the root 2 into V upon XL. So root 2 is 1.414 into 157 by 10 pi. So if we calculate this, then we will get the value of the current. So आपने इस पेपर में देखा होगा कि बहुत सिंपल एंड थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है. एक या दो क्वेश्चन ऐसे जो थोड़े से डिफिकल्ट है, एल्स थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए हैं. सिमिलरली नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पेपर डिस्कशन करेंगे. तो इस पेपर में आपको यदि कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं. कौन से कॉन्सेप्ट में डाउट है वो हम फिर से डिस्कस कर लेंगे. चलिए फिर बाय बाय.